नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 12 अगस्त का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। यूपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का हमारा सेशन। देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, यूपीएससी ईपीएफओ का हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप या फिर सिर्फ टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप चालू है। ज्यादा जानकारी के लिए 8564880530 9696060689 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, और इस पे देखिए आप लोग इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज। आप टेलीग्राम पे जाओ, ओनली करंट अफेयर स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज और ओनली यूपीएससी करोगे तो आप लोग को ये वाले चैनल जो कि फ्री हैं एकदम मिल जाएंगे। इनको ज्वाइन करिए। यूट्यूब के सारे नोटिफिकेशन, पेड पिक्स की पीडीएफ, पेड पिक्स मतलब आपको फ्री पिक्स मिल जाएंगी, ये सारी चीज़ें मिलेंगी और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारी जो है नोटिफिकेशन वहाँ पे मिलती हैं, न्यूज़ मिलती है। ठीक, देखिए हमारे जो आज के टॉपिक्स प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है ये वाले। देखिए, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम, ठीक है, एक ये आया है। तिलहन और ताड़ तेल पर राष्ट्रीय मिशन, समझ में आ गई बात, आपका एडिबल ऑयल और ऑयल पाम। दूसरा है बूस्टर शॉट अगर लगवाओगे आप, ठीक है, तो कोरोना वायरस के जो भी वेरिएंट्स आ रहे हैं ना, जैसे डेल्टा है, डेल्टा प्लस आ गया है, तो उनके खिलाफ अच्छी प्रोटेक्शन मिल सकती है, ऐसा बताया गया है। तीसरा है कि पेंशन प्रशासन रक्षा प्रणाली, इसको स्पर्श बोला जा रहा है, ईपीएफओ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन है ये, रक्षा यानी डिफेंस के लोगों के लिए पेंशन के लिए बात है। अगला है कि इंडियाज़ 5 पॉइंट एजेंडा टू एनहेंस मैरीटाइम कोऑपरेशन, ठीक, 5 सूत्रीय एजेंडा क्या है जिससे कि मैरीटाइम कोऑपरेशन यानी कि समुद्री सहयोग बढ़े, भारत ने जो दिया है इसके बारे में जानेंगे पूरी चीज़। और कनाडा ने जो है इंडिया से आने वाली फ़्लाइट्स पे बैन लगा दिया था, उसको आगे और बढ़ा दिया है, ठीक, ये चीज़ है। 12 अगस्त को बड़े इंपॉर्टेंट जो है दिन होते हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय हो रही है, बात हो रही है, ठीक। नेशनल यूथ डे कब होता है बताइए। और दूसरा है कि विश्व हाथी दिवस, ये दोनों ही 12 अगस्त को होते हैं, ठीक है। देखिए, हमारे यहाँ क्या है कि जो हम लोग ताड़ का तेल जो होता है, जो पाम ट्री से जिससे ऑयल निकाला जाता है, उसकी खपत हम लोग करते हैं मान लीजिए 2 लीटर, ठीक है, अभी इसका असली फैक्ट बताऊंगा, लेकिन हम लोग जो प्रोड्यूस करते हैं वो 1 लीटर, तो बाकी का 2 लीटर कहाँ से, मतलब 1 लीटर कहाँ से आएगा, वो सब होता है इम्पोर्ट। इसी तरीके से जो भी हम खाने के जो तेल है, जो भी हम यूज़ करते हैं, एडिबल ऑयल, ऑयल पाम, वो ज़्यादातर हमें इंपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि जो हमारा कंजम्पशन है वो बहुत ही ज़्यादा है हमारे प्रोडक्शन से ज़्यादा। अब लोगों को तेल तो चाहिए बनाने के लिए भैया सबसे पहले, ठीक है, तो इसलिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट क्या होता है कि जो हम उसको पैसा देंगे, जो भी मतलब जिससे भी इंपोर्ट किया, जिस देश से भी, तो हम उसको पैसा नहीं देते हैं, हम उसको फॉरेन करेंसी में ही हमें पेमेंट करना पड़ता है। अब चूंकि फॉरेन करेंसी हम छाप नहीं सकते अपने यहाँ, तो हमें क्या करना होगा कि हमें फॉरेन करेंसी लाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए हमें कुछ एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। और हम भारत वैसे अभी देखा जाए तो एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी नहीं है, बहुत ध्यान सुनना, बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ, एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी नहीं है, आपका जो है कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी है भारत के अंदर ही। तो थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट जो हम करते हैं उसके हिसाब से जो है, जो फॉरेन करेंसी हमारी आती है उसी से ही हम इम्पोर्ट का भुगतान कर पाते हैं। और इसीलिए जो फॉरेक्स है, जो फॉरेक्स हमारे फॉरेन रिजर्व्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इंपोर्ट कवर भी बोलते हैं। और ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ चुका है यूपीएससी, ठीक है, इंपोर्ट कवर बताइए रिसेंटली न्यूज़, ये क्या होता है, ये क्वेश्चन ऐसे तरीके से पूछ लेता है इकोनॉमी में। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो पता जो होना, अगर आपको पता चल जाए कि भैया वाई दिस इज़ हैपनिंग, ये जो मिशन आया ये क्यों आया है, तो अब चीज़ें आसान हो गई। अब आपको खाली क्या देखना है कि हाँ, मोदी जी ने लॉन्च किया, ठीक, जो डोमेस्टिकली ऑयल सीड का जो प्रोडक्शन है, तिलहन का जो प्रोडक्शन है, उसको बढ़ाना है, कुकिंग ऑयल को बढ़ाना है, सेल्फ सफिशिएंट बढ़ाना है, क्योंकि कंजम्पशन हमारा ज़्यादा है
और प्रोडक्शन कम है तो इंपोर्ट करना पड़ता है, तो हम इंपोर्ट ना करके हम खुद से यहाँ पे बनाएं, फॉरेक्स को बचाएं और यहाँ पे रोजगार लोगों को मिले, फार्मर से इनकम डबल हो। ये वाले जो है हमारे इससे मोटिव भी पूरे होते हैं। 11,000 करोड़ रुपये दिया गया है, बेटर सीड और टेक्नोलॉजी सब दी जाएगी, आपका डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है, अच्छा यहाँ पे जो टारगेट रखे गए वो समझ लीजिए, 3 गुना बढ़ाना है डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक, और कितना कर देना है, 11 लाख मैट्रिक टन कर देना है 2025-26 तक। इसी के साथ में यहाँ पे अब भैया बढ़ाना है प्रोडक्शन, बढ़ाना उत्पादन, तो जहाँ पे ये तेल वेल लगाने के लिए पेड़ जो लगाओगे वो जगह भी तो बढ़ानी पड़ेगी, तो एरिया भी बढ़ाना है ऑयल पाम के जहाँ पे फसल लगाई जा रही है, 10 लाख हेक्टेयर बढ़ाना 2025-26 तक, और फिर 16.7 लाख हेक्टेयर बढ़ाना है, तो मतलब इतने तक बढ़ाना है आपका 2029-30 तक, ठीक। जरूरत क्यों पड़ी, वही सारी चीज़ें हैं। हम आत्मनिर्भर तो हो चुके हैं चावल, गेहूं और चीनी में, लेकिन हम अभी ये ऑयल में नहीं है। इसी तरीके से हम पल्सेस में भी नहीं है, ठीक है ना। और पल्सेस जो तिलहन होता है वो हम वैसे तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, और लेकिन सबसे ज़्यादा कंज्यूम भी कर देते हैं, इतना ज़्यादा कंज्यूम कर देते हैं कि उतना ज़्यादा हम प्रोड्यूस ही नहीं करते हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। अच्छा बताइए कहाँ से इंपोर्ट करता है इंडिया सबसे ज़्यादा, पल्सेस, ठीक। तो यहाँ पे कह रहे थे कि भैया राइस, व्हीट, शुगर, इसमें तो आत्मनिर्भर हो गए हैं, उसी तरीके से हमको एडिबल ऑयल में भी होना है निर्भर, किसी और से इंपोर्ट ना करना पड़े। जितना भी हम वेजिटेबल वनस्पति ऑयल जो है मतलब भारत वैसे देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है वेजिटेबल ऑयल का दुनिया में, ठीक। और जो भी इंपोर्ट हमारे यहाँ आता है, ठीक, उसमें से पाम ऑयल का इंपोर्ट अकेला जो है वो 60% होता है। तो मतलब पाम ऑयल के बहुत ज़्यादा, वेजिटेबल ऑयल मान लीजिए हमने इंपोर्ट किया 100 लीटर टोटल, तो वेजिटेबल ऑयल में अलग अलग जो है वो होती है, वैरायटीज़ होती है, कोई सनफ्लावर होता है, कोई पाम ऑयल होता है, कोई और ऑयल होता है, तो पाम ऑयल 60%, यानी कि 60 लीटर तो खाली पाम ही ऑयल आता है, ये वाली बात है। और इंडिया जो प्रोड्यूस करता है रफली 2.4 करोड़ टन ऑफ एडिबल ऑयल, जो कि उससे थोड़ा सा मतलब ये है कि कंज्यूम हम इतना कर जाते हैं 2.4 करोड़ टन, लेकिन प्रोड्यूस इसका आधा ही करते हैं। इंपोर्ट जो है देखिए अब कहाँ से क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट हो रही है, ध्यान से सुनना, ठीक। पाम ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं इंडोनेशिया, मलेशिया से। सोया ऑयल, सोया तेल जो है ब्राज़ील, अर्जेंटीना, साउथ अमेरिका पहुंच गया। सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी का तेल रशिया और यूक्रेन, ठीक, समझ में आ गया। इंडिया जो है सेल्फ रिलायंट बनना चाहता है एडिबल ऑयल में, इसीलिए वाला मिशन लाया गया है। सिग्निफिकेंस यही है कि भैया सेल्फ सफिशिएंट बन जाएंगे कुकिंग ऑयल और इन सब में। और इसमें देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ पे जगहों पे हमें काम करना है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं उनको इन्फेसिस करके बताता हूँ। स्कीम याली इम्प्लीमेंट हमें करनी पड़ेगी नॉर्थ ही उत्तर पूर्वी जो भारत के हिस्से हैं और अंडमान एंड निकोबार। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो पाम ऑयल ट्री और इन सब के लगाने के लिए ज़रूरी है, मतलब सही है, बढ़िया है, ठीक है, कंड्यूसिव वेदर है यहाँ पे इसलिए। और फार्मर्स को सारी की सारी इसमें सहूलियतें दी जाएंगी, चाहे वो अच्छी क्वालिटी सीड से संबंधित हो, टेक्नोलॉजी से हो, आपका जो भी हो सकता है सब कुछ करेंगे। बस ऑयल को जो है हमें ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, कंजम्पशन भी ज़्यादा करना है, हम एक्सपोर्टर बनेंगे आगे के, ये वाली बात होगी, ठीक। तो ये चीज़ है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि बूस्टर शॉट लगवा लो अगर तो कोरोना वायरस का जो वेरिएंट, जो म्यूटेशन हो जाता है आनुवंशिक रूप से, जो भी, उससे भी प्रोटेक्शन मिल जाएगी, ऐसा साइंटिस्टों ने अभी बताया है। और चाहे अभी जो वेरिएंट घूम रहे हैं कोरोना वायरस के, उनसे या फिर आगे जो है कुछ और वो वेरिएंट बन जाते हैं म्यूटेट होके, तो बूस्टर डोज अगर लगती है तो उससे कोरोना वैक्सीन जो है ज़्यादा प्रभाववी तरीके से जो है हेल्प कर सकती है। ये चीज़ें कहाँ पे पब्लिश हुई थी? ट्रांसलेशनल मेडिसिन, साइंस ट्रांसलेशन मेडिसिन में ये पब्लिश हुई थी वाली बातें। यहाँ पे जो है इन्होंने चेक किया था, हेल्थ वर्कर फाइज़र के जैब इनको लगवाए गए थे, ठीक, फाइज़र वाली जो वैक्सीन है, और अराउंड हाफ ऑफ देम वर प्री एक्सपोज, मतलब करीबन आधे जो थे वो तो जो है एक्सपोज थे आपके वायरस से। फिर भैया वही सारी चीज़ें हैं, फिर देखा गया कि वैक्सीन से पहले उनकी एंटीबॉडी कितनी आ रही थी, फर्स्ट डोज के बाद कितनी आई, सेकेंड डोज जिसको बूस्टर शॉट बोला था उसके बाद कितनी आई, तो ज़्यादा अच्छी आई है ऐसा बताया गया है। अच्छा, ये सारी जो स्टडी हुई है वो पैंथर नाम से एक स्टडी है,
ठीक, उसके अंतर्गत हुआ है। पैंथर में यही चेक किया जाता है। पैंथर मैंने इसलिए इसको अलर्ट किया कि भैया पूल लिया जाए। भैया पैंथरवा घूम रहा था न्यूज में, वो किससे संबंधित था? तो वो आपका हेल्थ केयर वर्कर्स को जो है कोविड-19 के लॉन्ग पीरियड में जो एक्सपोजर होता है उससे रिलेटेड स्टडी जो हो रही है वो पैंथर संबंधित है। ठीक, तो ये चीज़ है। इम्पैक्ट ऑफ द पास्ट इन्फेक्शन, कैसे क्या वैक्सीनेशन, ये सारी चीज़ों को स्टडी करता है। फाइंडिंग्स देखिए यहाँ पे यही है कि एंटीबॉडी सिंगल डोज में जो हुई जनरेट, उससे ज़्यादा जो है आपका वो इतनी ज़्यादा मतलब इफेक्टिव नहीं थी कि जो वेरिएंट्स जो घूम रहे हैं कोरोना वायरस को उनको अच्छे से निपटा सकें, ख़त्म कर सकें। जब बूस्टर डोज लग गया तब तो बिल्कुल देखते ही कांपने लगा कोरोना वायरस का जो वो था बंदा। ठीक है, तो ये चीज़ें है। और स्ट्रेन ऑफ जो है आपका बहुत आसानी से इसको न्यूट्रलाइज कर रहा था। एडिशनल बूस्ट लगवाना ठीक है, साइंटिस्ट भी बोल रहे हैं। अभी तो पीछे ये भी बता दिया कि कोवैक्सिन और कोविशील्ड, ये बताया गया ना कि इन दोनों को मिक्स करके लगाओ तो और अच्छी मतलब हमारी प्रतिरोधक क्षमता बन जाती है। अभी पीछे ये भी आया है, मैं मतलब कोई वो नहीं कर रहा हूँ स्पॉन्सरशिप, कि कोवैक्सिन जो है डेल्टा वेरिएंट से निपटने में, डेल्टा प्लस से भी निपटने में ज़्यादा बेहतर है। ठीक, तो अपना जो है डिसीजन वाइजली लीजिए अगर अभी तक नहीं लगवाया है तो। देखिए हम एक चीज़ यहाँ पे ये थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ, हो सकता है मैच द फॉलोइंग टाइप से क्वेश्चन आए तो आप लोग कर लेना। देखो इंडिया में जो मतलब वेरिएंट ऑफ कंसर्न कौन कौन से, पहली बात तो ये समझ लीजिए वो है अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ठीक, ये 4 हैं। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कौन कौन से हैं? एप्सिलॉन, जीटा, एटा, थीटा, आयोटा, कप्पा और लैम्डा। ये चीज़ समझ आ गई। अब इंडिया में कौन कौन से हैं देखे गए, पहले डॉक्यूमेंट किए गए, वो है कप्पा और डेल्टा। ध्यान रखना, केडी ठीक है, या फिर डीके, या ज़्यादा याद रहेगा आप लोगों को, है ना। तो ये चीज़ है कि इंडिया में पाए गए डेल्टा और कप्पा। फिर इसके बाद जो है बस अल्फ़ा यूके, बीटा साउथ अफ्रीका, ठीक है, गामा ब्राज़ील में एक और पाया गया जीटा, ध्यान, ठीक, 2 जी करके पढ़ कर सकते हो। एप्सिलॉन यूएसए है, एटा आपका मल्टीपल कई देशों से डॉक्यूमेंट किया गया, वो कौन सा है? एटा। और आयोटा जो है आपका यूएसए से 2 हो गया, एप्सिलॉन और आयोटा। और आपका लैम्डा जो है पेरू से हो गया। ठीक है, तो मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ सकता है, यूपीएससी भी इसको इस तरीके के क्वेश्चन पीछे पूछ चुका है कि भैया बताओ स्वाइन फ्लू वाला पूछ लिया था, H5N5 क्या क्या है, मतलब ठीक है, तो इस तरीके से पूछ लेता है कई बार। तो हम लोग को फिर मतलब अगर हमने तैयारी करी इस तरीके से तो नहीं गलत हो सकता। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। आप देखो डिफेंस के जो लोग हैं जो रिटायर हो चुके हैं उनको पेंशन देने के लिए जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है उसको मजबूत किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मतलब द्वारा। अब इन्होंने क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए कि हर राज्य में नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज कितने हैं, जो कि स्पर्श, याद रखना स्पर्श किससे संबंधित है? पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा यानी डिफेंस पेंशियर जो है उनसे संबंधित है। वो तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बता दिया कि भैया फला राज्य में कितने कितने जो है लोग जो है डिफेंस पेंशनर हैं। ठीक, ये जो स्पर्श स्कीम है ये एक एकीकृत है, मतलब एक ही जगह आपका जो है सब कुछ चीज़ें यहाँ मिल जाएगी कि किसको सैंक्शन हुआ है, कितना पेंशन मिला है, किसको इसको मिलना चाहिए। ठीक, खुद भी जाके पेंशनर चेक कर सकता है कि कितना उसको मिल चुका है, कितनी उसकी आ रही है पेंशन, या फिर क्या चीज़ें, अगर कोई मान लीजिए पेंशन कभी बढ़ी या घटी तो कुछ सारी चीज़ें आपको यही स्पर्श जो है आपका इंटीग्रेटेड सिस्टम है। खोलिए उसको आप वेबसाइट और जाके चेक कर लीजिए पेंशन के क्लेम क्या क्या प्रोसेस हो गए हैं, क्रेडिट कितनी हो गई है, बैंक अकाउंट में आ गई है कि नहीं आ गई, या फिर कोई भी आपका ग्रीवांस है, शिकायत है, तब भी आप स्पर्श पे जाके डिफेंस पेंशनर पे जाकर जो है वहाँ पे अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। देखिए कंप्लेंट की बात करी गई है, ठीक है, और जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए सब यहाँ मिल जाएगी। अच्छा, इसको चलाता कौन? इसके कई सारे ऑफिसेज हैं। ठीक, डिफेंस अकाउंट ऑफिस जो डिपार्टमेंट है वो फंक्शन करता है एज ए सर्विस सेंटर, ठीक है, इस पेंशनर्स के लिए। तो मतलब यहाँ पे जाओ और पेंशनर जाएंगे और जो है पेंशन की बात, हाँ भैया ये शिकायत है, ये मेरा क्लेम दे दो, या फिर कितना हुआ कि नहीं हुआ। साथ ही साथ 2 लार्जेस्ट बैंक जो हैं वो भी अब इसमें आ गए हैं डिफेंस पेंशनर्स के लिए, SBI और PNB। ठीक, सर्विस सेंटर की तरह ही आ गए हैं यहाँ पर। और
इसमें यह है कि आपका इम्प्लीमेंट करेंगे पेंशन कितनी सैंक्शन डिस्पर्समेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, संवितरण हुआ है, आवश्यकताओं को पूरा करना। अच्छा, आर्म फोर्सेस के लिए है, ठीक है। तो डिफेंस का जब मैं बोल रहा हूँ तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और डिफेंस सिविलियंस भी आएंगे, ठीक। यही चीज़ देखो वहाँ पे पूछ लेगा कि भैया बताओ जो है ये आर्म फोर्सेस के लिए होता है, ये तो आपसे पूछ लेगा डिफेंस पेंशनर्स के लिए होता है। पहला स्टेटमेंट आप हंसते खेलते लगा दोगे, अरे यार बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन पूछा, इतना इजी। दूसरा पूछ लेगा, अगर आपने यहाँ ध्यान नहीं दिया कि ये जो है आपका डिफेंस सिविलियंस के लिए ही होता है, तो आप कहोगे कि यार डिफेंस सिविलियंस तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो अगर आपने पढ़ा है तो फिर ठीक है, नहीं पढ़ा है तो आप तुरंत उसको गलत कर दोगे। ये चीज़ है, पढ़ते समय ध्यान देना जरूरी होता है इन सारी इस तरीके की चीज़ों को जहाँ पे क्वेश्चन बनने के आसार ज़्यादा होते हैं, ठीक। बात समझ में आ रही है। इसके बाद यह है कि इट विल बी एडमिनिस्ट्रेड, कौन इसको जो है प्रशासन कौन प्रशासित करेगा, कौन देखेगा, ठीक है। जो आपका स्पर्श स्कीम है तो डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट ही देखेगा, किसके थ्रू, प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स पेंशंस के थ्रू। प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स पेंशन जो कि प्रयागराज यानी इलाहाबाद में स्थित है। इस पर इसका देखिए आपका सिग्निफिकेंस वही है, एक जगह हो गया, पारदर्शिता के थ्रू जवाबदेही भी है इसमें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, इन्फॉर्मेशन सब कुछ जो है आपका वितरण होता है आसानी से। पेंशनर भी को भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, सीधे इस वेबसाइट पे गए, अपना चेक कर लिया घर पे बैठ के आराम से, ठीक है ना। तो ये चीज़ें वहीं से, अगर उनको बूढ़े यार लोग वृद्ध हैं, उनको हर समय दौड़ाते रहोगे क्या यार, तो ये चीज़ है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है सहूलियत जो है हो जाएगी, ठीक। फैसिलिटेशन किया जा रहा है। और इसमें जो एस्टेब्लिशमेंट है सर्विस सेंटर, जैसे ऊपर हमने देखा डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट वाला, तो वो हर जगह देना चाहते हैं। लास्ट माइल कनेक्टिविटी, रिमोट से रिमोट एरिया में भी पहुंच जाए, ये वाली बात है, ठीक। अगला जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अभी मोदी जी, आपको पता है कि आपका यूएनएससी जो है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक, सुरक्षा परिषद, उसका भारत अगस्त के महीने में अध्यक्ष बना है, प्रेसिडेंट बना है। किससे जो है अभी इसने प्रेसिडेंटशिप ली है, फ्रांस से। फ्रांस जुलाई में था, अगस्त में इंडिया है। इंडिया एक नॉन परमानेंट मेंबर है, ध्यान रखना, यूएनएससी का। और अगस्त के महीने में जो कई सारी जो मीटिंग्स होनी है, टेररिज्म से लेके होनी है, ठीक है, आपका मैरीटाइम सिक्योरिटी से अभी हो रही थी, तो उस पर मोदी जी ने इसको प्रिसाइड किया था, पीठासीन अधिकारी तरीके से बैठे थे वहाँ पर। और इनकी अध्यक्षता में, मतलब ये कह सकते हैं कि यूएनएससी की वाली मीटिंग हुई, किस पर, आपका जो है मैरीटाइम जो है सिक्योरिटी पर। तो मोदी जी, आपको पता है उनका स्टाइल कुछ जो है अलग ही है। उन्होंने 5 सूत्रीय एजेंडा दिए कि समुद्री सहयोग कैसे हो सकते हैं, ठीक। और इसमें जो डिस्कशन का नाम था वही था एनहेंसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए केस है ये। और 5 सूत्री जो एजेंडा दिया मोदी जी ने, वो क्या क्या है वो समझ लेते हैं, ठीक। मैरीटाइम कोऑपरेशन के लिए, समुद्री सहयोग के लिए, पहला तो ये है कि भैया वो सारे बैरियर हटा दो जो लीगल लेजिटिमेट जो है आपका मैरीटाइम ट्रेड को जो है होने से रोकते हैं। मतलब वैध जो समुद्री व्यापार है के लिए बाधाओं को हटाना, ये चीज़ है, ठीक। तो उन्होंने भारत ने एक इनिशिएटिव भी चलाया था, सागर, ठीक है। ये मैंने जहाँ जहाँ ब्लू के रखे इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना, इनको अलग से भी पढ़ना जरूरी है। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है ना, ये इंडियन ओशन में भारत ने किया था। और इसमें यही था कि मैरीटाइम ट्रेड, कोई पायरेसी बहुत ज़्यादा होती है, सोमालिया वाले जो लोग हैं उनके यहाँ वो पायरेसी करते हैं, लूट लेते हैं, तो उन सबको रोकना चाहिए। और लीगल ट्रेड हो रहा है तो उससे रिलेटेड कोई अगर मान लीजिए टैरिफ बढ़ा दे रहा है फालतू में, या फिर नॉन टैरिफ बैरियर बढ़ा दे रहा है, तो उन सबको भी रोकना चाहिए। मैरीटाइम ट्रेड, मोदी जी ने कहा कि दुनिया को अगर सफल होना है, बढ़ना है, तो मैरीटाइम ट्रेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ इन्होंने बताया कि भैया अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार समुद्री विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। तो यहाँ पे जो बांग्लादेश के साथ में इंडिया के कुछ डिस्प्यूट थे, मैरीटाइम डिस्प्यूट, एक आइलैंड भी है, आप लोगों को कमेंट करके बताना कि कौन कौन से आइलैंड है जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूटेड है, ऐसा भी है। और एक आइलैंड तो भैया पानी इतना स्तर बढ़ गया क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो वो तो डूब ही गया, तो डिस्प्यूट ऐसे ही खत्म हो गया। तो ये कौन से आइलैंड है जो बताना। तो खैर यहाँ पे मैरीटाइम डिस्प्यूट की बात हो रही है, तो उसका इंडिया रेजोल्यूशन चाहता है। इंटरनेशनल लॉज जो आपके अनक्लॉज के अंतर्गत आते हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज, तो इसको जो है आपको मतलब आपका अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार समुद्री विवादों को शांतिपूर्ण समाधान करना चाहिए।
फ्री मैरीटाइम ट्रेड होना चाहिए, फुली रेस्पेक्ट करना चाहिए राइट ऑफ सी फेरर ऑफ अदर कंट्रीज। सी फेरर मतलब जो लोग नाविक आते हैं ना, उनके बारे में बात हो रही है। अगला है कि फाइट थ्रेट्स फॉर नेचुरल फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर नॉन स्टेट एक्टर्स। अब देखो यहाँ पे ही कह रहा है, मतलब कह रहे हैं मोदी जी कि प्राकृतिक आपदाओं, गैर राष्ट्र नेताओं के खतरों से लड़ना, प्रधानमंत्री जी ने बोला है। मतलब आपका जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, ठीक, उनसे हमें निपटना चाहिए। नॉन स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स वही है, पायरेसी वैरेसी की बात हो रही है। तो यहाँ पे काउंटर पायरेसी की बात, इंडियन नेवी ने पेट्रोलिंग चालू कर दी थी, 2008 से ही पेट्रोलिंग हम कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हमने कॉमन मैरीटाइम डोमेन जो है अवेयरनेस उसकी बढ़ाई है। वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन फ्यूजन सिस्टम सेंटर। वाइड शिपिंग ये होता है कि जो लीगल है कंट्री के द्वारा है, तो आपने देखा होगा कि उनका फ्लैग लगा रहता है, ठीक, तो पता रहता है अच्छा ठीक है ये वाली जो शिप है वो किस उसकी वो फ्लैग की है, मतलब किस कंट्री की है। और इसमें इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर का मतलब ये है कि पहले से इंफॉर्मेशन दिया था कि अच्छा फला फला केरला वाले तट पे हम लोग इस कंट्री से ये सामान लेके पहले से बता देंगे, ताकि ऐसा नहीं है कि उनको जो है किसी मतलब आसानी से आ सकें या जा सके, ये वाली चीज़ है, ठीक। तो ऐसे इंडिया की तरफ से भी जाएंगे तो वो भी होंगे। ये से यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमें इन थ्रेट से निपटना चाहिए। चौथी बात जो कह रहे हैं कि समुद्री संसाधनों को कंजर्व करना चाहिए, संरक्षण देना चाहिए, ठीक है। तो इसमें प्लास्टिक ना फैलाओ। अपना देखा जाए तो पूरा जो समुद्र है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो हमारे क्लाइमेट को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। भाई बहुत बड़ा कार्बन सिंक है अगर देखा जाए तो, ठीक है ना, क्योंकि ओशन इतना ज़्यादा एक मतलब जगह पे है अर्थ के कि कार्बन सिंक एक बहुत बड़ा जो है ओशन भी है। और अगर ग्लोबल वार्मिंग होती है, एसिडिक होता है वाटर नेचर में जो है आपका ओशियन वाटर, तो वो काफ़ी दिक्कत वाली बात हो सकती है। तो खैर, तो इसीलिए ये कहा है मोदी जी ने कि प्लास्टिक वेस्ट और ऑयल स्पिल, इस तरीके के जो पॉल्यूटेंट्स हैं, प्रदूषण जो फैलाते हैं, उनको जो है कम करना चाहिए। अधिक फिशिंग करना, जैसे जापान इस मामले में बहुत ज़्यादा वो है, मतलब बहुत जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा फिशिंग कर देता है, बल्कि वेल की फिशिंग करता है ऑयल वायल निकालने के लिए। तो ये है। बाकी मरीन पोचिंग होती है जो आपका समुद्री शिकार, इन सबको भी रोकना चाहिए। और म्यूचुअल कोऑपरेशन होना, आपसी सहयोग बहुत ज़्यादा जरूरी है ओशियन साइंस रिसर्च में। जैसे कि भारत नहीं वो जा रहा है आपका सीबेड मिशन वाला करने के लिए, जिसमें पॉलीमेटलिक नोड्यूल होंगे, याद आ रहा है। तो ये चीज़। अच्छा, ऑयल स्पिल से निपटने के लिए कौन कौन से तरीके होते हैं? एक तो ऑयल जैपर होता है, बाकी और कमेंट करके आप लोग बताइए, ठीक। देखिए, और ये है कि हमें पांचवा ये उन्होंने कहा है मोदी जी ने कि प्रमोट करें रेस्पॉन्सिबल मैरीटाइम कनेक्टिविटी, ठीक है ना। तो इट इज़ वेल अंडरस्टूड कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके का बनाना चाहिए कि हमारे यहाँ जो है आसानी से जो है जहाज, पानी के जहाज आ भी सके, जा भी सके। ट्रेड, बड़े बड़े जहाज होते हैं यार, तो उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सब बनाओ यार बढ़िया से। और जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, ग्लोबल नॉर्म्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, उसको अच्छे से बनाते हुए हमारा जो है इसको बढ़ाना चाहिए, ठीक, मैरीटाइम ट्रेड को, ठीक। और अच्छा, वैश्विक समुद्री सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है, ग्लोबल मैरीटाइम सिक्योरिटी की नीड क्यों है? भारत ने एक तरीके से इनडायरेक्टली चाइना के ऊपर निशाना साधा है कि भैया साउथ चाइना सी में जिस तरीके से चाइना जो है बताता है कि ये सब कुछ मेरा है। अगर एक चीज़ बताओ, इंडियन ओशियन नाम पड़ा है तो क्या भारत का ये वो नहीं है ना। तो साउथ चाइना नाम आ गया तो साउथ चाइना बोल रहा है कि ये तो हमारा है। 9 डैश लाइन बोलता है कि ये तो हमारे यहाँ हिस्ट्री में बताया गया था, ये सब हमारा ही है। और साथ ही साथ आप लोग को मैंने कई बार बता चुका हूँ, डिस्प्यूटेड आइलैंड टेरिटरी ये वाली भी आपको बतानी है, जैसे कि स्प्रातले है, परासल है, किन किन कंट्रीज़ के बीच में वो बताना है, ठीक। एक स्काराबोर्ग है, चलिए बताए तो वो किन किन कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूटेड है, साउथ चाइना सी में वो बताना है। बाकी मैंने आपसे और क्या पूछा कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं उनके बारे में भी आप लोग को कमेंट करके बताना है। मैरीटाइम इनसिक्योरिटी जो है ये टेररिस्ट थ्रेट को भी बढ़ा सकती है, तो इसलिए मैरीटाइम सिक्योरिटी होना ज़रूरी है और हमें जो है जल्दी से इसको निपटना चाहिए जब भी कोई भी कंट्री जो है खतरे में हो। यूएन के एस्टिमेट के हिसाब से देखा जाए तो 3 बिलियन, ठीक है, यानी कि 300 करोड़ प्रधानमंत्री जो हैं आपके पाकिस्तान के, उन्होंने अभी पीछे बोला कि इंडिया की जनसंख्या है 1 बिलियन और 300 करोड़, मतलब इतने बड़े गधे हैं कि उनको क्या बताएं। खैर, यहाँ पे यूएन ने जो है बोला कि 3 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड जो है 300 करोड़ जो दुनिया के लोग हैं वो ज़्यादातर तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में हैं और ओशियन पे ही, समुद्र पे ही उनकी आजीविका या फिर वेलबींग निर्भर है, ठीक। इसलिए जो है मैरीटाइम सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो सिंपल सा टॉपिक है हमारा वो है कि कनाडा ने भारत के उड़ान
प्रतिबंधों को आगे और बढ़ा दिया है। ठीक, उन्होंने भाई सीरीज बात है, वो कोविड से बहुत डरे हुए हैं। कोविड से वो कह रहे हैं कि हमें कोई डेटा मिलता है, हमारी रिसर्च की टीम और वो सारी हैं, वो डेटा के अनुसार ही हम लोग फेज्ड मैनर में हमारे ऐसे अनलॉक कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी को। तो उसमें अभी जो है हमने इंडिया से आने वाली फ़्लाइट्स को बढ़ा दिया। ये चीज़ हो सकती है कि डेल्टा इंडिया में पाया गया था पीछे सेकेंड वेव में, और डेल्टा प्लस के भी कुछ केसेस देखे गए हैं, तो हो सकता है कि उनको लग रहा हो कि हमारे यहाँ से आ जाएगा। तो खैर वो अपनी कंट्री हैं, वो इस मामलों में उनको सॉवरेन है। हालांकि इससे इम्पैक्ट जो स्टूडेंट वाली हम लोगों ने पीछे भी बात करी थी कि स्टूडेंट वीज़ा जो है नहीं दे रहा है, जो यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस भी करना चाहते हैं उनके भी कैंसिल कर दे रहा है। हो सकता है कि वो ये दिखाना चाह रहा हो कि हम एक समान सबके लिए जो है वो स्टेप्स ले रहे हैं। तो खैर ये अब जो ट्रेवल बैन बढ़े हैं इसकी वजह से नुकसान तो कुछ ना कुछ होगा ही। ठीक, हालांकि बाकी कंट्रीज जो हैं उन्होंने अनलॉक करना चालू कर दिया है काफ़ी, और भारत से फ़्लाइट व्लाइट आना जाना उन्होंने चालू करवा दिया है। ठीक, तो इंडियन यही चीज़ यहाँ पे बताई गई, सिंपल सी एक न्यूज़ थी है। और साइंटिफिक एविडेंस उन्होंने कहा है कि जब जिस हिसाब से मिल रहा है हमारा वैक्सीनेशन रेट कैनेडियंस का कैसा है, और साथ ही साथ महामारी विज्ञान जो है उसकी सिचुएशन क्या है, उसी के अनुसार ही जो है हम लोग ये बता पाते हैं कि हमें कहाँ किस कंट्री से जो है फ़्लाइट लेनी है, आने देनी है या नहीं लेने देनी। ठीक, अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है, क्या कनाडा फिर हम जा ही नहीं सकते अभी अगर किसी को जाना? तो देखो डायरेक्टली तो नहीं जा सकते हो क्योंकि बैन लगाया हो कनाडा ने, लेकिन इनडायरेक्टली जा सकते हैं। लेकिन उस केस में आपको जो है कोविड-19 मोलिकुलर टेस्ट देना होगा, कराना होगा, तभी आप जा पाओगे। इनडायरेक्टली मतलब किसी और एक कंट्री में गए, फिर दूसरे गए, फिर वहाँ से आए। ठीक है, डायरेक्ट फ़्लाइट बिल्कुल कैंसिल है अभी। और यहाँ पे यही सब है, मॉनिटर करेगा आपका कनाडा, और फिर अगर उसको सही लगेगा तो आगे खोल देगा। इससे जो है जो वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा थे, उन सबको बड़ी दिक्कत हो रही है। बाकी कंट्री जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया, यूएई हो गया, इन लोगों ने जो है बढ़ा दिया है। हम लोग को मतलब अब कोई ज़्यादा वो परेशान नहीं कर रहे हैं, हमारे यहाँ से आसानी से फ़्लाइटें जा रही हैं। अच्छा, यूएई से संबंधित हम लोग ने पीछे पढ़ा था कि एक स्पेशल तरीके का वीज़ा देता है, मुझे कुछ याद आ रहा है, 20-20 करोड़ रुपये लेके। तो वो कौन सी वीज़ा का नाम क्या बता पाओगे आप लोग? अगर आप लगातार पढ़ रहे हो, बात कर रहे हो, तो जो बता लोगे। और ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली भी आ सकता है कि बताइए वीज़ा कहाँ लगाया जाता है, तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक, और यूरोपियन कंट्री जैसे जर्मनी हो गया, फ्रांस, स्पेन, इन्होंने भी अपने बॉर्डर ओपन कर दिए हैं इंडियन ट्रैवलर्स के लिए। अगला जो हमारा सेक्शन है उसका नाम है कॉमन का एसपीसीएस में किस तरीके से प्रीलिम्स के क्वेश्चन को हम लोग जो है मतलब अटेम्प्ट करते हैं, उसको सक्सेसफुली जो है सही करते हैं, उसको देखते हैं ट्रिक्स और टिप्स के साथ में, एलिमिनेशन को ध्यान रखते हुए मेथड को। ठीक है, इंटरनेशनल आर्मी गेम हुए अभी, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल, तो ये ऑर्गेनाइज कराए गए आपके रशियन मिलिट्री स्पोर्ट के द्वारा, और वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो उसने कराया। क्या ये सही है? क्या रशिया से संबंधित है क्या ये इंटरनेशनल आर्मी गेम्स की इंडिया से संबंधित है? बताइए। जो गेम है उनको वॉर ओलंपिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, आपका युद्ध ओलंपिक भी कहा जाता है। और अभी जो इवेंट है ये पहली बार स्टेज हुआ था 2018 में, जिसमें 30 कंट्री के ऊपर लोगों ने compete किया था ओवर 2 वीक्स फॉर प्रूव कि उसमें कौन से मोस्ट स्किल्ड है। ठीक, समझ में आ रहा है? तो मतलब 2018 में हुआ था, और इसमें कंपटीशन होता है, इसमें ये नहीं कि एक दूसरे के ऊपर गोला बारूद फेंक के मार दिया। वहाँ के जो लोग हैं, जो आर्मी के जो लोग हैं इस 30 कंट्रीज़ के, वो लोग के बीच में दौड़ और ये सारी चीज़ें, जो एथलेटिक्स, ये वाले मतलब होते हैं, खेल होते हैं, तो इसीलिए इसको वॉर ओलंपिक बुलाया रहा है। देखिए, इसमें सारे स्टेटमेंट तो सही नहीं है, तीसरा वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि छोटा सा फैक्चुअल, आज मैंने जो क्वेश्चन दिए हैं उसमें थोड़ा सा फैक्ट वाले जो है चीज़ों को आप लोग ध्यान दो ईयर वियर पे, इसलिए यहाँ पे करा रहा हूँ। 2015 में एक्चुअली चालू हुआ था, पहली बार हुआ था इंटरनेशनल आर्मी जो है खेल, और 30 कंट्री होते हैं। इंडिया आर्मी भी इसमें पार्ट ले रही है, और इंडियन इंटरनेशनल आर्मी गेम्स 2021 में भी रशिया जाएगी, वहाँ खेलेगी जाके। ठीक, 2 वीक तक चलता है, 30 कंट्री के ऊपर जो है कंपटीटर इसमें आते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बनाया गया है वो है नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ ड्रामा, आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है क्वेश्चन। इसमें देखिए, इसको सेटअप किया था संगीत नाटक एकेडमी ने, और जो है एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स इन 1970। इसकी स्थापना संगीत नाटक एकेडमी द्वारा 1970 में इसकी एक घटक इकाई के रूप में की गई थी। क्या बताइए, स्टेटमेंट सही है, ईयर सही है कि नहीं है? अगला है कि 1975 में आपका जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है वो एक स्वायत्त संस्था बन गई थी, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860।
और इसको फुली फाइनेंस जो है किया गया आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा तब से 1975। तो देखिए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक, दूसरा वाला स्टेट आपको मान लीजिए लगा कि हाँ यार बिल्कुल सही है और ट्रू पूछा गया, ध्यान रखना ट्रू पूछा गया है तो आपने ये किया, ये वाला नहीं होगा क्योंकि इसमें टू नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट ये है कि भारत रंग महोत्सव और द नेशनल थिएटर फेस्टिवल इस्टेब्लिश किया गया 1999 में, और ये एनुअल थिएटर फेस्टिवल था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम जो है आपका क्या है, सही है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका सही है, लेकिन देखते हैं। तो देखिए इसमें पहला वाला तो गलत है क्योंकि ईयर वाली बात जो है, मैं चाहता हूँ आप लोग ईयर पे भी ध्यान जरूर दो, हो सकता है वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले। तो देखिए यूपीएससी पूछ भी सकता है, बाकी स्टेट पीसीएस में तो इसी तरह के क्वेश्चन ही आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और संगीत नाटक अकेडमी का एक कॉन्स्टिट्यूएंट की तरह जो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है बनाया गया था 1959 में। भारत रंग महोत्सव जो है या फिर जो है नेशनल थिएटर फेस्टिवल, ध्यान रखना, इसको इस्टेब्लिश किया गया 1999 में। ये एक एनुअल थिएटर फेस्टिवल है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का, न्यू दिल्ली में इस्टेब्लिश्ड है, और ये जो है एक्नॉलेज किया जाता है कि लार्जेस्ट थिएटर फेस्टिवल है एशिया का, जो कि सिर्फ और सिर्फ थिएटर से संबंधित है। ठीक, ये हो गया आज का जो हमारा क्वेश्चन है 12 अगस्त का, क्वेश्चन नंबर 86। यार 3 महीने हो गए, क्या आप लोगों को फायदा हुआ कि नहीं जरूर बताइएगा। बहुत अच्छे आंसर्स आप लोग लिखते हैं, आंसर जो आप लोग लिखते हो ना, और जो मैं टॉपिक आप लोग देता हूँ उस पर आपके नोट्स भी क्रिएट हो जाते हैं। तो इसलिए जो ऐसा नहीं है कि आप प्रीलिम्स आ रहा पास में तो इसको लिखना बंद कर दें। खैर वो बाकी आपकी मर्जी है, इसलिए मैंने पूछा था, इसलिए मैं अब तो क्वेश्चन तो दूंगा, अगर आप चाहो तो बाद में भी अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन ये वाला आएगा, ठीक, और जीएस पेपर 3 में आएगा, यूपीएससी में आएगा, नहीं तो स्टेट पीसीएस वाले एग्जाम में जरूर आएगा कि व्हाट इज 5 पॉइंट एजेंडा फॉर मैरीटाइम कोऑपरेशन क्रिटिकली एनालाइज। मतलब इसके आपके प्रोज तो भैया है ही हैं, कॉन्स भी बताने और फिर अपना एक जो है कंक्लूजन निष्कर्ष देना है। ठीक, समुद्री सहयोग के लिए 5 सूत्रीय एजेंडा क्या है, समालोचनात्मक विश्लेषण करें। तो इसी के साथ में आज का सेशन हम लोग कंप्लीट होता है। अगर आप लोग पसंद आए तो प्लीज लाइक का बटन फोड़ दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ दीजिए शेयर और सब्सक्राइब करवा के। ईपीएफओ और यूपीएससी के हमारे कंप्लीट पेड ग्रुप और टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप चालू है। 856488053096960608 पे कॉल करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए फिर से मुलाकात होगी सुबह 10 बजे, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। खूब पढ़िए, सुरक्षित रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।